जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज शुरू करेंगे करंट अफेयर। और दोस्तों, आज के करंट अफेयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए क्योंकि इसमें हमने जो कवर किया है सटीकता से आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, मैं फिर से सभी छात्रों का स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है सिद्धांत। सनराइज करियर एकेडमी में आपको रेगुलर सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास और रात्रि 8 बजे उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए री एग्जाम जो कि अगस्त में, संभवतः अगस्त में होने वाला है, उसको मद्देनजर रखते हुए यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट और यूपी जीके की क्लासेस रेगुलर चलाई जा रही हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर की। तो सबसे पहला हमारा करंट अफेयर है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला हमारा करंट अफेयर क्या है कि 27 जून को क्या मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 27 जून को क्या मनाया जाता है हमारे भारत में और पूरे विश्व में। तो 27 जून को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम दिवस चिन्हित किया गया है। ठीक है, पूरे विश्व में अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, ध्यान दीजिएगा, पूरे विश्व में अंतरराष्ट्रीय लेवल पर 27 जून को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम दिवस मनाया जाता है। ये हमारे भारत का डिपार्टमेंट है। ध्यान दीजिएगा, हमारे भारत का डिपार्टमेंट है एमएसएमई और इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, इस संस्था के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको यह दिवस जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि 27 जून को हम मनाते हैं सूक्ष्म, लघु, मध्यम और उद्यम दिवस। और ये हमारे देश का एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देता है ताकि हमारे भारत की जो जीडीपी है वो ग्रोथ करे। ठीक है, चलिए इसमें और देख लेते हैं। इस बार जो 2024 है, तो 2024 की थीम क्या है। ठीक है, 27 जून 2024 को हमने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम दिवस चिन्हित तो कर लिया, मना तो लिया, लेकिन इस बार की थीम क्या है तो आपको बता दूं, इस बार की जो थीम है एमएसएमई और सतत विकास। एमएसएमई और सतत विकास। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस बार की थीम क्या है, एमएसएमई और सतत विकास। ध्यान दीजिएगा, आपके अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये वाला करंट अफेयर आ सकता है। ठीक है, अब यहां पर बात आई है सतत विकास की। तो सतत विकास का मतलब होता है ऐसा विकास जो पर्यावरण को हानि ना पहुंचाए। ध्यान दीजिएगा, जो पर्यावरण को हानि ना पहुंचाए। ठीक है, सतत विकास का मतलब है कि जब भी हम ऐसा विकास करते हैं जब हम ना तो पर्यावरण को, ना मानव जाति को, ना जंतुओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, ना मृदा को कोई नुकसान पहुंचाते हैं, और तब जाके हम ऐसा कोई विकास करते हैं, उसी को बोलते हैं सतत विकास, जिसमें कोई घाटा किसी को ना हो। अब यहां पर एक शब्द आया है एमएसएमई, तो आपको बता दें एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। और एमएसएमई का हमारे देश का खुद का एक मंत्रालय भी है और जिसकी शुरुआत हुई थी सन 2015 से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एमएसएमई के बारे में जान लेते हैं। एमएसएमई के बारे में जान लेते हैं। मेरे सभी छात्रों, हम जो पीडीएफ बनाते हैं वो पीडीएफ बड़ी डिटेल्ड बनाते हैं, चाहे वो आपका करंट अफेयर का हो या कोई नोट्स हो या कोई लेक्चर हम ले रहे हो। ठीक है, तो ये जो पीडीएफ है ना, इस पीडीएफ के एक एक बिंदु को आप लिखते जाइए, नोट्स बनाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा पॉइंट आ जाए एग्जाम में ये आपको नहीं पता, ये हमें भी नहीं पता, ये सिर्फ आयोग को पता है। इसीलिए आप हर एक चीज को हाईलाइट कीजिए, हर एक चीज लिखा कीजिए। ठीक है, तो चलो एमएसएमई के बारे में जानते हैं कि एमएसएमई है क्या। एमएसएमई हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। हमारे एमएसएमई जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। अब ये भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कैसे हो गई? देखिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम यानी छोटे लेवल के उद्योग, उससे बड़े लेवल के उद्योग और उससे बड़े लेवल के उद्योग, सरकार क्या कर रही है, एक मंत्रालय बना के छोटे और उससे बड़े उद्योगों को प्रोत्साहित कर रही है कि आप ज्यादा से ज्यादा उद्योग कीजिए ताकि हमारे भारत में ज्यादा से ज्यादा उद्योग होकर ज्यादा से ज्यादा जीडीपी हो। ठीक है, तो जरा देखते हैं इसमें क्या है। एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, जो रोजगार, देखिए क्या बोल रहा है, रोजगार सृजन, औद्योगिक उत्पादन और समग्र आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और ये उद्यम वस्तुओं के उत्पादन, विनिर्माण, प्रसंस्करण एवं
संरक्षण में संलग्न है। जब भी आप कोई छोटा उद्योग खोलोगे, बड़ा उद्योग खोलोगे, मीडियम का उद्योग खोलोगे, जाहिर सी बात है उद्योग करोगे तो कुछ मशीनरी लगाओगे, कुछ लोगों को रोजगार भी दोगे, आपके रोजगार से कई लोगों को रोजगार मिलेगा, आपकी फैक्ट्री लगाने से कई लोगों को काम मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एमएसएमई एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो उत्पादन, विनिर्माण, प्रसंस्करण और संरक्षण में संलग्न रहता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये रोजगार सृजन करता है। क्या? रोजगार, ठीक है। अब इसमें 3 प्रकार की कैटेगरी है। एमएसएमई में 3 प्रकार की कैटेगरी है। एक लघु है, मध्यम है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम, सूक्ष्म, लघु और मध्यम। तो जब भी हम सूक्ष्म की बात करते हैं तो सूक्ष्म में कौन से उद्योग आएंगे? तो सूक्ष्म में ध्यान देना, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आपकी ये कैटेगरी आ सकती है। देखिए, जब हम सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का भी तो आता है प्रश्न, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, सूक्ष्म उद्यम। सूक्ष्म उद्यम किसको बोलेंगे? 1 करोड़ रुपए तक का निवेश और 5 करोड़ तक का टर्नओवर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सूक्ष्म उद्योग हम उस बोलेंगे जिसमें 1 करोड़ तक का निवेश किया गया है और 5 करोड़ का 1 साल का उसका टर्नओवर है। तो लघु उद्योग किसको बोलेंगे? जिसमें 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में लगाया गया है। जिस बिजनेस में 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में लगाया गया है और 5 करोड़ से 50 करोड़ रुपए तक का उसका टर्नओवर है। और मध्यम उद्योग किसको बोलेंगे? जिसमें 10 करोड़ से 50 करोड़ रुपए के बीच में निवेश किया गया है और 50 से 250 करोड़ रुपए तक का उसका टर्नओवर है, ठीक है। तो ये कैटेगरी याद रखिएगा। और ये जो नंबर्स हैं, 1 करोड़ से 5 करोड़, 1 करोड़ से 10 करोड़, 10 करोड़ से 50 करोड़, ये याद रखिएगा, यही एग्जाम में आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, जब यहां पर बात हो रही है दिवस की, और वैसे भी अब जून लास्ट का ही बचा है, ठीक है, लास्ट का ही बचा है। देखिए, आज 29 तारीख हो गई और कल जो है 30 तारीख है, बस 2 दिन का है। तो क्यों ना एक बार हम अपने जून के सब दिवस देख लेते हैं, ठीक है। अपने जून के सब दिवस देख लेते हैं कि कौन कौन से दिन में कौन कौन सा दिवस हमारा पड़ता है, ठीक है। तो देखो, एक तरफ आपकी डेट है और एक तरफ कौन कौन सा दिवस उस दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे 1 जून। तो 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस। 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस, ठीक है, याद रखना है इसको। और 1 जून को और मनाया गया था माता पिता का वैश्विक दिवस, ठीक है, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट। माता पिता का वैश्विक दिवस मनाया जाता है 1 जून को, ठीक है। 2 जून को क्या मनाया जाता है भाई? 2 जून को इटली गणतंत्र दिवस मनाता है। अपना जो इटली है वो अपना गणतंत्र दिवस मनाता है 2 जून को। और 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस भी हमारे भारत में है। क्या भैया? 2 जून 2014। 2 जून तेलंगाना स्थापना दिवस मनाता है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से निकाला गया था। 3 जून की बात करें तो विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। कब? 3 जून को। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 4 जून की बात करें तो 4 जून को हिंसा का शिकार हुए बच्चों का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 जून को क्या मनाया जाता है? हिंसा का शिकार हुए बच्चों का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। वहीं 5 जून की बात करें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को मनाया जाता है भैया विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 5 जून को क्या मनाया जाता है भैया? विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। और आगे देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से दिवस जून के महीने में कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। 6 जून की बात करें तो विश्व कीट दिवस मनाया जाता है। 6 जून को क्या मनाया जाता है भाई? विश्व कीट दिवस मनाया जाता है। देखिए, दिवस तो याद करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि दिवस एग्जाम में एक न एक दिवस आपके एग्जाम में आएगा, तो क्यों ना पूरे ही पढ़ लेते हैं, है ना। 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून की बात करें तो विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है भाई 8 जून को। और 8 जून को ही विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस भी मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है 8 जून को। वहीं 9 जून की बात करेंगे तो 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है 9 जून को। 10 जून की बात करेंगे तो राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस मनाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय लेवल का राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस मनाया जाता है 10 जून को। 11 जून की बात करेंगे तो केबीजी सिंड्रोम जागरूकता दिवस, केबीजी सिंड्रोम जागरूकता दिवस 11 जून को मनाया जाता है। वही 12 जून की बात करेंगे तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है, ठीक है, सभी छापते जाइएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हर चीज छापते जाइएगा। 12 जून को मनाया जाता है क्या? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद और आगे बढ़ते हैं और जरा देखते हैं कि और कब कब क्या क्या मनाया जाता है। तो जरा देखिए,
12 जून की बात करें तो 12 जून को और राष्ट्रीय लाल गुलाब दिवस भी मनाया जाता है। 13 जून की बात करें तो विश्व रंगहीनता जागरूकता दिवस, विश्व रंगहीनता जागरूकता दिवस, जिन लोगों को कलर समझ में नहीं आता उनकी जागरूकता के लिए विश्व रंगहीनता दिवस मनाया 13 जून को। 14 जून की बात की जाए तो विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस। 15 जून की हम बात करें तो 15 जून को मनाया जाता है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, 15 जून को मनाया जाता है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। 15 जून में को एक और चीज मनाया जाता है विश्व पवन दिवस, ध्यान दीजिएगा विश्व पवन दिवस। वहीं 16 जून की बात करें तो 16 जून को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया जाता है। 16 जून की बात करें तो फादर्स डे मनाया जाता है, ठीक है, पिता दिवस, ठीक है, फादर्स डे मनाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। 16 जून को विश्व मरुस्थलीयकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है, ठीक है, विश्व मरुस्थलीयकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 18 जून की बात करें तो इंटरनेशनल पिकनिक डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल पिकनिक डे मनाया जाता है 18 जून को, ठीक है। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब यहां क्या मनाया जा रहा है। 19 जून की हम बात करें तो 19 जून को विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 20 जून की बात करें तो विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 21 जून की बात करें तो विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये विश्व संगीत दिवस। और 21 तारीख को ही अंतरराष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है, ये डेट बहुत ज्यादा जरूरी है। 21 तारीख को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। 22 जून की बात करें तो विश्व वर्षावन दिवस। 23 जून की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, और इसी दिन अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस भी मनाया जाता है। 24 जून की बात करें तो रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस। 25 जून की बात करें तो विश्व नाविक दिवस, और 26 जून की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय नशा निषेध दिवस, और 26 जून की बात करें तो यहां पर यातना पीड़ितों के समर्थन में अंतरराष्ट्रीय दिवस। और 27 जून की बात करें तो सूक्ष्म, यानी अभी जो बीत गया, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस। 29 जून की बात करें यानी आज के दिन राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, आज के दिन। और 30 जून को यानी कल के दिन मनाया जाएगा एस्टेरॉयड डे। तो ये हमारे जून के सभी दिवस हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला क्या करंट अफेयर है, ठीक है। देखिए भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर 2 जीके जीएस आपको मिल रहा है। भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहां पे है, ठीक है, और अभी फिलहाल जहां पर भी है भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी, उसको पर्यटन के लिए खोल दिया गया है, यानी आप अब वहां पर जाके तेंदुए को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक प्रश्न बन रहा है, और यहां पर एक्चुअली 2 प्रश्न बन रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहां पे है, तो ये बेंगलुरु में है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहां पे है, बेंगलुरु को है। अब बेंगलुरु के बनेरघट्टा जैविक उद्यान में, कहां पे, बनेरघट्टा जैविक उद्यान में। तो यहां पर 2 चीजें आपको पता लग रही है, एक क्या, एक भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहां पे है, बेंगलुरु में, और बनेरघट्ट जैविक उद्यान कहां पे, बनेरघट्टा जैविक उद्यान कहां पे है, ये भी आपका कहां पे, कर्नाटक बेंगलोर में, ठीक है। तो यहां पर ये चीजें पता चली, ठीक है। तेंदुआ, ये जो देख रहे हैं आप, ये है तेंदुआ, और तेंदुआ बाघ की ही प्रजाति है, बिल्ली की प्रजाति है, और ये जहां पर संरक्षित किया जा रहा है हमारे भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी अभी जो है पर्यटन के लिए खोल दी गई है। और ये कहां पे स्थित है, बनेरघट्ट जैविक उद्यान में स्थित है, ठीक है। अब यहां पर बात हुई है भैया, बात हुई है किसकी, बेंगलुरु की, ठीक है, ध्यान देना, इसकी बात हुई है बेंगलुरु की। तो भैया बेंगलुरु राजधानी है किसकी, कर्नाटक की, ठीक है, ध्यान देना, बेंगलुरु राजधानी किसकी, कर्नाटक की। और जब भी हम बेंगलुरु की बात करेंगे तो बेंगलुरु को बोला जाता है भैया सिलिकॉन वैली। क्या बोला जाता है भाई, सिलिकॉन वैली बोला जाता है। सिलिकॉन वैली इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह हमारे भारत का सबसे बड़ा आईटी हब है। यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा आईटी हब है यहाँ पे, क्लियर है। और आपको बता दें कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात है, ठीक है, कुंचिकल जलप्रपात, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, शरावती नदी पर। और आपको बता दें कर्नाटक में ही क्या है, कॉफी अनुसंधान केंद्र है, कॉफी अनुसंधान केंद्र, ठीक है, कॉफी अनुसंधान
केंद्र है यहाँ पे, ठीक है, ये बात याद रखना है, ठीक है। अभी वर्तमान में बात किया जाए तो भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 54। वर्तमान में बात की जाए तो भारत में 54 टाइगर रिजर्व है, भूलना नहीं, ठीक है। और अभी हाल ही में भारत का जो 53वां टाइगर रिजर्व बना है, ध्यान देना, भारत का जो 53वां टाइगर रिजर्व बना है ये क्या है? रानीपुर टाइगर रिजर्व, ठीक है। क्या भैया? रानीपुर टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये 53वां बना है। और ये कहाँ पे है? ये चित्रकूट में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में है। और जब 54वां की बात करेंगे कि भाई भारत का 54वां टाइगर रिजर्व क्या है, तो वीरांगना दुर्गावती, ठीक है। क्या भैया? वीरांगना दुर्गावती, और ये कहाँ पे है? ये एमपी में है, ठीक है। तो ये हाल ही का करंट अफेयर है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व। और 54वां, यानी 54 तो है हमारे पास, तो 54वां कौन सा है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कपिल देव ने भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर पीजीटीआई के नए अध्यक्ष का पद संभाला है। देखिए ये हमारे कपिल देव जी हैं और ये हमारे, आपको बता दें, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे हैं। और 1983 में, ध्यान दीजिएगा, 1983 में जो विश्व कप हुआ था, ठीक है, विश्व कप हुआ था, कौन सा? क्रिकेट का विश्व कप हुआ था, तो इनकी कप्तानी में यह विश्व कप हमने जीता था। और यह भारत का पहला विश्व कप था जो इन्होंने पहली बार जीता था, ठीक है। क्रिकेट का पहला विश्व कप भारत के नाम हुआ था सन 1983 में। और इनको अभी बनाया गया है भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर का अध्यक्ष, ठीक है। तो आपके एग्जाम में स्पोर्ट्स में आ सकता है कि भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर का नया अध्यक्ष किसको बनाया है? कपिल देव जी को बनाया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पराग्वे, ठीक है, दक्षिण अमेरिका का देश है। दक्षिण अमेरिका का देश है क्या? पराग्वे। और पराग्वे अभी भारतीय अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, हमारे भारत ने जिस संगठन को बनाया है, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का 100वां सदस्य बनाया। क्या भैया? 100वां सदस्य। तो ये एक हॉट करंट अफेयर आपके लिए हो गया, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भैया ISA, अब ये ISA क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलियांस का अभी 100वां सदस्य कौन बना है, कौन सा देश बना है? तो ये क्या है? पराग्वे है। क्लियर है? आज समझ में? पराग्वे है। क्लियर है? अब देखिए यहां पर इंटरनेशनल सोलर अलियांस की बात हो रही है, इंटरनेशनल सोलर अलियांस। तो इंटरनेशनल सोलर अलियांस जिसमें 100 सदस्य हो गए हैं, इंटरनेशनल सोलर अलियांस, ये हमारे भारत की एक पहल थी कि हम पूरे विश्व को सौर ऊर्जा के बारे में बताएं, पूरे विश्व को सौर ऊर्जा के बारे में बताएं। और जिस प्रकार से आज ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा हो रही है, जहरीली गैसों का उत्पादन ज्यादा हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, जिससे हमारी पृथ्वी लगातार गर्म हो रही है। तो आपको बता दें, जैविक जीवाश्म ईंधन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल ना करके, जीवाश्म ईंधन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल ना करके किस ईंधन का इस्तेमाल करना चाहिए? सौर ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, ताकि हम अपने प्लेनेट अर्थ को बचा सकें, ठीक है। तो ये जो ISA है, ये ISA है, इसको किसने बनाया है? तो इसको बनाया है भारत ने। और किसने सहयोग किया भैया? और सहयोग किया है इसको फ्रांस ने। तो भारत और फ्रांस ने इसको सहयोग किया है। और इसमें कितने सदस्य हैं? 100 सदस्य हैं। और अगर इसका मुख्यालय पूछ ले, अगर इसका मुख्यालय पूछ ले कि ISA का मुख्यालय कहां पे है, तो ISA का मुख्यालय है भैया गुरुग्राम हरियाणा। कहां पे है भैया? गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। तो ये आपको जरूर ध्यान देना है, ठीक है। अब आपको बताते हैं हमारे इंटरनेशनल सोलर अलियांस का उद्देश्य क्या है। तो इसका मूल उद्देश्य है अपने सदस्य देशों में ऊर्जा तक पहुंच को सुगम बनाना और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देना, कि हमें जीवाश्म ईंधन से बदलकर अब हमें सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। और आपको बता दें, जब यहां पर पराग्वे देश की बात हुई है, तो असंसियन पराग्वे देश की राजधानी है। ध्यान दीजिएगा, असंसियन पराग्वे देश की राजधानी है। और पराग्वे गुआरानी यहाँ की मुद्रा है, ठीक है। पराग्वे गुआरानी यहाँ क्या है? मुद्रा है। किसी भी देश की राजधानी और मुद्रा बहुत पूछा करता है एग्जाम में, तो ध्यान देना, असंसियन पराग्वे देश की राजधानी है और पराग्वे गुआरानी यहाँ की क्या है? गणराज्य की मुद्रा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नाम आया है पराग्वे देश का,
यहाँ पे नाम आया है पराग्वे देश का। और पराग्वे देश किस महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। कहाँ पे भैया? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। तो आप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में देखेंगे तो देखिए ये क्या है भैया? ये है भाई ब्राजील। ये क्या है भाई? ये ब्राजील है, ठीक है, ये ब्राजील है, ये वेनेजुएला है, ये कोलंबिया है, ये इक्वाडोर है, और ये पेरू है, ये चिली है, ये अर्जेंटीना है, ये उरुग्वे है, ये बोलीविया है। और आपको बता दें ब्राजील हो गया, देखिए ब्राजील हो गया, बोलीविया हो गया और अर्जेंटीना हो गया। इन तीनों देशों के मध्य में ये फंसा यहाँ पर स्थलबद्ध देश पराग्वे, यही है पराग्वे, और यही हमारे आईएसए का 100वां सदस्य बना है। दक्षिण अमेरिका में आप देखें तो ये जो पराग्वे है ये स्थलबद्ध देश है और ये किसी भी समुद्र को टच नहीं करता। एक तरफ इसके ब्राजील है, एक तरफ इसके बोलीविया है और एक तरफ इसके क्या है? अर्जेंटीना। और ये दक्षिण अमेरिका का मैप है, ठीक है। ये जो चिली देश देख रहे हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा तांबा का उत्पादन होता है। किसका भाई? तांबा का उत्पादन होता है। और विश्व की सबसे लंबी मूंछदार पर्वत श्रृंखला कहां पे है? ये दक्षिण अमेरिका में। विश्व की सबसे लंबी मूंछदार पर्वत श्रृंखला जिसका नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला कहां पे है? दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्या है हमारा। साक्षरता प्राप्त करने के मद्देनजर, साक्षरता प्राप्त करने के मद्देनजर लद्दाख को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाला ये राज्य घोषित हो गया है। अभी जो हमारा लद्दाख है, लद्दाख के जितनी भी कार्यशील क्षमता है, अब कार्यशील क्षमता का मतलब क्या होता है? लद्दाख में जितने भी ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं किसी ना किसी डिपार्टमेंट में, या कोई बिजनेस कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, वहां पर पूर्ण साक्षरता का जो लक्ष्य है वो प्राप्त कर लिया गया है। यानी लद्दाख में जितने भी लोग कार्यशील हैं सबके सब पढ़े लिखे हैं, सबके सब क्या है? साक्षरता है, ठीक है। तो यहां पर बात हो रही है किसकी? लद्दाख की। यहां पे बात हो रही है लद्दाख की। तो लद्दाख की राजधानी क्या है भैया? लेह। और ये जो लद्दाख है ये क्या? यूटी है। यूटी का मतलब क्या भैया? ये केंद्र शासित प्रदेश है। और पूछे आपसे कब बना, तो ये बना है अक्टूबर 2019 में, ठीक है। आए समझ में। और यहां पर लद्दाख में मनाया जाता है भैया हेमिस उत्सव बहुत पूछता है एग्जाम में। और आपको बता दें यहीं का सी बकथॉर्न, ठीक है, सी बकथॉर्न फल, लद्दाख का सी बकथॉर्न फल, इसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है, ठीक है। जब आप बात करेंगे सियाचिन ग्लेशियर की, तो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ होते हैं भाई? ये हैं लद्दाख में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्या है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में पुरातात्विदों को 41,000 वर्ष पुराना शुतुरमुर्ग का घोंसला मिला है, ठीक है। अभी आंध्र प्रदेश में हमारे जो पुरातात्विक विभाग के लोग हैं, इन्होंने शुतुरमुर्ग का घोंसला ढूंढ निकाला है। और ये ऐसा घोंसला है जिसकी कार्बन डेटिंग से पता लगाया गया कि वह 41,000 साल पुराना घोंसला है। यानी सोचिए ये पक्षी जो है 41,000 साल पहले से सर्वाइव कर रहा है और आज भी सर्वाइव कर रहा है। देखिए इस प्रकार का इसका कुछ घोंसला पाया गया है, जिसके अगल बगल में आप अंडे देख सकते हैं। हालांकि अंडे अब क्षतिग्रस्त हैं। और आपको बता दें जब इसके परीक्षण किया गया तो पता लगाया गया कि ये किसका है? ऑस्ट्रिच का है, ठीक है। इसको शुतुरमुर्ग बोलते हैं और यह पृथ्वी में सबसे बड़ी चिड़िया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये पृथ्वी में सबसे बड़ी चिड़िया है ऑस्ट्रिच, लेकिन ये उड़ नहीं सकती। और इसका अंडा लगभग कितना? 2 किलो का होता है, ठीक है। इसका अंडा लगभग 2 किलो का होता है। ये कहां ढूंढ निकाला गया है? आंध्र प्रदेश में। और जब भी आंध्र प्रदेश की बात होती है तो भाषा के आधार पर बनने वाला, ध्यान देना, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य क्या है? पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य क्या है? आंध्र प्रदेश। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हमारे कौन कौन से करंट अफेयर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि हमारा कौन सा करंट अफेयर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा कौन सा करंट अफेयर है। आगे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद, यानी जिसको बोलते हैं UNHRC, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद, जिसको बोलते हैं UNHRC, ये एक ऐसा संगठन है, पूरे विश्व लेवल का एक ऐसा संगठन है, किसी भी देश में व्यक्तियों के अगर मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो ये संस्था वहां पे जाके अपनी रिपोर्ट प्रदर्शित करती है और वहां देश में
में जाने के बाद वहां का जायजा लेती है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद, इस परिषद का गठन कब हुआ था? सन 2006 में। ठीक है, किसी भी अंतरराष्ट्रीय संगठन का आपको मुख्यालय वो गठन कब हुआ था ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो पूरे विश्व में देशों में लोगों के मानव अधिकारों पर नजर रखती है, इस संस्था का नाम है UNHRC और इसका गठन कब हुआ था? सन 2006 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया था। ध्यान दीजिएगा, इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया था। ठीक है, इसने पूर्ववर्ती संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का स्थान लिया। इसने पूर्ववर्ती संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का स्थान लिया। और जब भी हम बात करते हैं इस UNHRC की, ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय, ठीक है, मानव अधिकार परिषद के सचिवालय के रूप में कार्य करता है और इसका मुख्यालय कहां पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो दो चीजें हमेशा याद रखनी है, एक तो इसका गठन कब हुआ है और इसका मुख्यालय कहां पे है। ठीक है, पूरे विश्व में अगर किसी भी देश में वहां के जनता या वहां की शासन या वहां की सरकार या दूसरे देश की सरकार अगर कोई जुल्म करती है तो मानव अधिकार के उल्लंघन के खिलाफ फिर यह संस्था कार्य करती है। ठीक है, इसका सेंटर कहां पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन गंगा, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत ने ऑपरेशन गंगा क्यों चलाया था। ठीक है, भारत ने ऑपरेशन गंगा क्यों चलाया था? तो आपको बता दूं, जब यूक्रेन, ध्यान दीजिएगा, यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा था, जब यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा था तो हमारे जितने भी छात्र और जो भी लोग हैं जो फंसे थे यूक्रेन में युद्ध के कारण, उनको वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, भारतीय नागरिकों मुख्य रूप से छात्रों को भारत सरकार की लागत पर यूक्रेन से सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो ये है ऑपरेशन गंगा। अच्छा, यूक्रेन की बात करें तो ये किस महाद्वीप का देश है? ये है भैया किसका? यूरोप का देश है। किसका भाई? ये यूरोप का देश है। ठीक है, और जब भी बात करेंगे हम रूस की तो रूस में कौन सी नदी है? वोल्गा नदी। कौन सी नदी भाई? वोल्गा नदी। ठीक है, और आपको बता दें, रूस और अमेरिका को अलग करने वाली जो जल संधि है इसका नाम क्या है? बेरिंग जल संधि। क्या नाम है भैया? बेरिंग जल संधि। ठीक है, बेरिंग जल संधि। और रूस से ही हमने S-400 एंटी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम मंगाया था। एंटी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम हमने मंगाया था किससे? रूस से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं क्या है? मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना यह किस राज्य ने चलाई थी? तो आपको बता दें, यह किसने? छत्तीसगढ़ ने। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सरकार ने इस योजना को चलाया था, मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना। ये क्यों चलाई थी कि देखिए, छत्तीसगढ़ की जितनी भी महिलाएं हैं उनको अपने अधिकार के बारे में पता चले, जागरूकता उनको हो और कभी भी उनके साथ अगर कोई दिक्कत हो, अपराध हो, तो उनको पता होना चाहिए कि कहां हमें रिपोर्ट करनी है या अपने जितने भी अधिकार हैं, जितने अधिकार एक महिला को मिलने चाहिए, उसकी जागरूकता के लिए यह योजना चलाई गई थी, मुख्यमंत्री महतारी न्याय योजना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरेली के अवसर पर अपने निवास परिसर से मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और जब भी बात होती है छत्तीसगढ़ की तो ध्यान देना, छत्तीसगढ़ में जो पठार है उसको बोलते हैं भैया क्या? छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, नागपुर का पठार। और यहां से एक नदी निकलती है, जिसको क्या बोलते हैं? दामोदर नदी। यहां से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं दामोदर नदी। अब इस नदी को हम क्यों पढ़ना है? ये जो दामोदर नदी है ना, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। क्या? बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? सन 2000 में। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी सन 2000 में। कहां से निकाला गया था? तो भैया मध्य प्रदेश से निकाला गया था ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक, ध्यान दीजिएगा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की एक टीम ने ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की एक टीम ने हाल ही में ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के
केंदुआड़ी ब्लॉक में कोयले के अपने सर्वेक्षण के दौरान भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब की खोज की है। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये जो बहुत बड़ी चट्टान है, ये बहुत बड़ी जो चट्टान है और बीच से कटी हुई है, खोखली है, आप आर पार जा सकते हैं, एक पुल की तरह बनी हुई है। इसी को बोलते हैं क्या? आर्क। इसी को क्या बोलते हैं? आर्क। और हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको मेहराब बोलते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा मेहराब, भारत का सबसे बड़ा मेहराब कहां ढूंढ निकाला गया है? ओडिशा में ढूंढ निकाला गया है। तो ये आपका हॉट करंट टॉपिक है कि अभी हाल ही में भारत का मेहराब कहां ढूंढ निकाला गया है? तो ये है ओडिशा में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किसने ढूंढ निकाला है? भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने। ठीक है, तो जब भी बात होती है ओडिशा की, ध्यान देना, जब भी बात होती है ओडिशा की, तो आपको बता दें ओडिशा में ही क्या है? चिलिका झील है। ओडिशा में क्या है भैया? चिलिका झील, जो भारत की सबसे बड़ी झील है और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील है। कौन से पानी भैया? खारे पानी की झील है। ठीक है, और ध्यान देना, भारत में जब रामसर स्थल, भारत में जब रामसर स्थल चिन्हित किए जा रहे थे तो चिलिका झील को पहले चिन्हित किया गया था। यानी यह क्या है? यह भारत का पहला रामसर स्थल, भारत का पहला रामसर स्थल है। ठीक है, रामसर स्थल क्या भैया? चिलिका झील है। ठीक है, और जब भी ओडिशा की हम बात करेंगे तो यहां पर भैया हीराकुंड बांध है। यहां पर कौन सा बांध है भैया? हीराकुंड बांध है, जो विश्व का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, यहां पर कौन सी नदी बहती है भैया? महानदी। हीराकुंड बांध किसके ऊपर बना है? वो महानदी के ऊपर। यहां पर क्या है भैया? यहां पे भीतरकर्णिका, ध्यान दीजिएगा, यहां पे भीतरकर्णिका राष्ट्रीय उद्यान है। भीतरकर्णिका राष्ट्रीय उद्यान। अब हमें क्यों पढ़ना है भीतरकर्णिका राष्ट्रीय उद्यान? हमें क्यों पढ़ना है? क्योंकि यहीं पर ही भैया ऑलिव रिडले कछुआ को संरक्षण दिया जा रहा है। ऑलिव रिडले, ठीक है, ओडिशा के भीतरकर्णिका राष्ट्रीय उद्यान में ऑलिव रिडले कछुआ को संरक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, जब भी बात होगी ओडिशा की तो ध्यान देना, जगन्नाथ की यात्रा, ठीक है, जगन्नाथ की यात्रा, जगन्नाथ की यात्रा कहाँ? ओडिशा में। ठीक है, सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर कहाँ पे? ओडिशा में। कोणार्क मंदिर, ध्यान देना, कोणार्क मंदिर ये भी कहाँ पे भैया? ओडिशा में है। ठीक है, इतना चीज आपको याद रखना है। चलिए, आज के लिए हमारा करंट अफेयर इतना ही। कल फिर 6 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।